वेलकम बच्चों आपके YouTube चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला पे। और आज बच्चों हम लोग साइंस की क्लास में करेंगे अपनी अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 14 ध्वनि। यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए आपकी किस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं। इन्हें कैसे कैसे इनका किस इस्तेमाल करके बजाते हैं, इनको कहाँ हम तार खींच कर बजाते हैं, किनको फूंक मारने से बजाते हैं, किनको हम आघात करने से बजाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पीटने या आघात करने से, तो यहाँ पर हमने ये ड्रम है और ये ढोलक इससे मिला दे, क्योंकि इस पर हम आघात करते हैं पीटते तभी ये बजती है। तार खींचने से देखिए यहाँ पे गिटार है, यहाँ पे वीणा है, यहाँ पर इसको हम तार खींचने से बजाते हैं। शंख है, ये फूंकने से होता है। ये माउथ ऑर्गन, ये भी सीटी भी जो है, ये भी फूंकने से बजाई जाती है। तो किन किन चीज़ों से हम कैसे बजाते हैं अपने वाद्य यंत्रों को, ये यहाँ पर दिया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि चित्र में दर्शाए गए प्रयोग में ध्वनि उत्पन्न होने के संबंध में क्या जानकारी मिल रही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चा खड़ा हुआ है, ये चावल के दाने हैं जिनको वैसे उछाल रहा है। तो दर्शाए गए प्रयोग में चावल के दाने कंपन के द्वारा उछल रहे हैं। इससे पता चलता है कि वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर बच्चों देखिए, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही संचरण है। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में होता है। क्या नीचे दिखाए गए खिलौने में भी ध्वनि का संचरण होगा? इसकी जांच आप इस खिलौने को बनाकर अपने मित्र से बात करके करें। बच्चों ये तुम लोगों ने भी छोटे पर बनाया होगा, देखा होगा कि किस तरीके से, अभी भी बनाते होंगे, तुम्हारे भाई बहन भी बनाते होंगे। बनाया गया यंत्र विद्यालय में अध्यापक को दिखाएं। आप ये यंत्र बनाकर लाए, अपने टीचर को जरूर दिखाएं। उक्त यंत्र में ध्वनि का संचरण किस माध्यम से हो रहा है, ये लिखना है। तो यहाँ पर ध्वनि का संचरण जो है वो ठोस माध्यम से हो रहा है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए, ध्वनि ठोस सतह से टकराकर पुनः लौटती है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिखाया गया डायग्राम में। घंटी की आवाज़ें कैसे ठोस वस्तु से टकराई और फिर उसके बाद वापस कान में पहुंची है। इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। निम्नलिखित चित्र के अनुसार ये ध्वनि स्रोत के पाइप का झुकाव परावर्तक तल से 30 अंश पर हो तो स्पष्ट परावर्तित ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने अंश का झुकाव पर पाइप को रखेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ट्यूब लगा हुआ है, इसका 30 डिग्री पर झुकाव है। तो यहाँ पर जब वापस आएगा तो उस पर झुकाव कितना रखेंगे, तो इस पर झुकाव उतना ही रखेंगे जितना यहाँ पर दिखाई गई थी। यानी कौन सा, ये परावर्तक तल से 30 डिग्री सेल्सियस है, उतना ही हमें यहाँ पर झुकाव भी रखना पड़ेगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, उसी का पार्ट है। ध्वनि ठोस सतह से परावर्तित होती है। यदि हम किसी बड़े खाली कमरे में बोलें तो हमारी परावर्तित ध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई देगी। यदि हम परावर्तक पृष्ठ से न्यूनतम 16.6 मीटर की दूरी या अधिक पर हो। अगर 16.6 मीटर की दूरी या इससे अधिक होती है तभी हमें जो ध्वनि है वो अपनी स्पष्ट सुनाई देती है। इसे परावर्तित ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रतिध्वनि हमें तब सुनाई देगी जब हमारी परावर्तक पृष्ठ से जो दूरी है वो न्यूनतम 16.6 मीटर या इससे अधिक होनी चाहिए। जबकि परावर्तक तल से हमसे 16.6 मीटर की दूरी कम हो तो परावर्तित ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती। जब किसी परावर्तक तल से ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है तो इसे फिर गूंज कहते हैं। 16.6 मीटर से अगर कम होगा तो ये होगी गूंज, और 16.6 मीटर से अगर परावर्तक पृष्ठ से न्यूनतम दूरी है या इससे ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें अपनी स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इसको प्रतिध्वनि कहते हैं। उक्त को आप निम्न चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों 16.6 मीटर से अधिक दूरी है तो हेलो एक बार बोला गया परावर्तक तल पर, तो हेलो 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 हमें यानी ध्वनि उसकी सुनाई दी, यानी कि क्या हो गई, ये प्रतिध्वनि हो गई। और यहाँ पर देखिए 16.6 मीटर से कम दूरी है तो हमने हेलो बोला तो हेलो करके आवाज़ आने लगी, तो इसको बोलते हैं गूंज। अगले आगे बढ़ते हैं। उक्त चित्र के आधार, यहाँ पर देखिए डायग्राम बना हुआ है। उक्त चित्र के आधार पर परावर्तित ध्वनि 1, 2, 3, 4, 5 में कौन सी परावर्तित ध्वनि गूंज और कौन सी परावर्तित प्रतिध्वनि है। यहाँ पर हमें देखना है कि गूंज कौन सी है और परावर्तित प्रतिध्वनि कौन सी है। तो बच्चों आप समझ चुके हैं कि 16.6 मीटर से अधिक होगी तो वो प्रतिध्वनि होगी और 16.6 मीटर से अगर कम होगी तो वो गूंज होगी। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से इस चीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे नंबर 1, यहाँ से देखिए जब ध्वनि चली है और फिर यहाँ से पृष्ठ से वापस लौटी हुई है तो इसकी दूरी ये 16.6 मीटर से यानी 17 मीटर से कम आती है, तो ये क्या हो गई, ये गूंज हो गई।
दूसरे नंबर पे देखिए, ये भी देखिए यहाँ से चली है और यहाँ पे तुरंत ही हो गई नंबर 2 पे और फिर यहाँ पे वापस आई है, तो ये भी गूंजी होगी क्योंकि 16.6 मीटर से यानी 17 लगभग 17 मीटर से ये कम है। तीसरे नंबर पर देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ से चली और ये वापस आ गई, ये 16.6 मीटर की दूरी को तय नहीं कर रही है, उससे कम है, तो ये भी गूंज है। चौथे नंबर पे देखते हैं, ये वाली यहाँ पर देखो किस तरीके से परावर्तक पक्ष से टकराई और वापस आई, ये भी 16.6 मीटर से कम है। नंबर 5 पे देखते हैं, देखिए ये लगभग 16.6 मीटर के बराबर आती है यहाँ पर, तो इसलिए ये प्रतिध्वनि है। तो इस तरीके से हम बच्चों इसको समझ चुके हैं कि प्रतिध्वनि और गूंज क्या है और इसमें क्या डिफरेंस होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, प्रतिध्वनि के कोई 4 उपयोग लिखने हैं, 4 प्रयोग लिखने हैं प्रतिध्वनि के। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, जल में स्थित वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने में। नंबर 2, चमगादड़ द्वारा अवरोधों से बचने के लिए। नंबर 3, कीटों द्वारा भोजन की खोज में। नंबर 4, समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने में। इनमें हम प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बिजली कड़कते समय ध्वनि व प्रकाश की चाल ठोस, लकड़ी, लोहा एवं द्रव आदि में ध्वनि उत्पन्न कर अनुभव के आधार पर ध्वनि की चाल को इस साइन के द्वारा, ग्रेटर लेजर साइन के द्वारा कम या अधिक बताना है। प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल, तो प्रकाश की चाल तेज होती है, ध्वनि की चाल उससे कम होती है। ध्वनि की ठोस में चाल, ध्वनि की गैस में चाल। ध्वनि की जो ठोस में चाल सबसे अधिक होती है, तो इधर की तरफ लग जाएगा। ध्वनि की लकड़ी में चाल, ध्वनि की लोहे में चाल। लोहे में ध्वनि की चाल लकड़ी से अधिक होती है। ध्वनि की जल में चाल और ध्वनि की गैस में चाल। तो जल में मतलब द्रव और गैस में यानी द्रव में जो होती है वो ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो इधर की ओर हम निशान लगा देंगे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न हमारा मिलान का। उचित मिलान करिए। कंपन द्वारा, कंपन होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे भी आपने चावल के उछाल को देखा था, बच्चा प्रयोग कर रहा था, तो चावल में कंपन हुआ और ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण के लिए बच्चों, ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि उत्पन्न नहीं की जा सकती। ध्वनि की चाल सबसे तेज चाल ध्वनि की जो होती है वो धातुओं में होती है। ध्वनि हमेशा तरंग के रूप में चलती है, ये इसके ध्वनि के गुण भी हैं। अब नीचे देखिए डायग्राम बना हुआ है, A, B, C और D। इसके आधारित हमारे जो प्रश्न होंगे वो आगे होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। कंपन करते कण द्वारा माध्य स्थिति से एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है एवं 1 सेकंड में कण द्वारा किए गए कंपन उसकी आवृत्ति कहलाती है। यानी जो दूरी होती है बीच की वो कहलाती है आयाम, और 1 सेकंड में कण कितने कंपन कर लेता है ये उसकी आवृत्ति कहलाती है। उक्त चित्रों में ध्वनि संचरण तरंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति व आयाम को ध्यान में रखकर, मतलब आवृत्ति यानी कण कितने कंपन लगा रहा है 1 सेकंड में, आयाम की मतलब कण द्वारा माध्य स्थिति से एक और तय की कितनी अधिकतम दूरी है। ध्यान में रखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि कौन सी, यानी सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस में हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखते हैं, इस चित्र को देखिए, सबसे ज़्यादा आवृत्ति बार बार किस में हो रही है, देख सकते हैं ये सी वाले में सबसे ज़्यादा आवृत्ति हो रही है, तो इसका ये है उत्तर। पहले का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरे में क्या, सबसे अधिक आयाम वाली गति कौन से, सबसे अधिक आयाम किसमें, यानी दूरी बीच में किसमें है, तो इसको डायग्राम में देखिए, ये देखिए बी वाले में बीच में काफ़ी आयाम यानी काफ़ी जो है अधिकतम दूरी बीच में आ रही है, तो बी वाला आंसर इसका सही होगा। अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, इसी में सबसे अधिक प्रबल ध्वनि कौन सी है, प्रबल कौन सी है, ये प्रबल भी देखिए लाउड स्पीकर वाला ही इसमें सही होगा आंसर, बी वाला, तो ये सबसे प्रबल है। फिर उसके बाद है सबसे अधिक तीव्र ध्वनि कौन सी है, सबसे अधिक तीव्र ध्वनि देखते हैं ये किसमें आ रही, तीव्र ध्वनि सबसे अधिक मच्छर वाले में ही आएगी। तो इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से हमारे ये प्रश्न यहाँ पर टिक लग गए हैं कि कौन सा सही होगा। अब आता है आज का विचार। मेहनत वह सुनहरी चाबी है, मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भाग के दरवाजे खोल देती है। बच्चों दरवाज़ा आप जानते हैं कैसे खुलता है, अगर ताला लगा हुआ है तो उस पर चाबी लगाते हैं तब दरवाज़ा खुल जाता है।
भाग्य के दरवाजे भी तभी खुलते हैं जब हम मेहनत रूपी चाबी लगाते हैं। यानी जब हम मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते जाते हैं। मेहनत से जानते हो किताबें ऐसे नहीं लिखी जाती, पसीने की बूंदों से किताबें लिखी जाती हैं। उसी तरीके से जब मेहनत रूपी चाबी को जब हम खूब कर लगाते हैं भाग्य के बंद दरवाज़ों पर, तो भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। तो यानी आप मेहनत करिए और वो चाबी बनिए जो अपने भाग्य को, सोए हुए भाग्य को, किस्मत को आप जगा दीजिए। मेहनत है तो सब कुछ है, मेहनत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बैठे रहने से कुछ नहीं होता, कुछ करने से कुछ होता है। तो बच्चों ठान लीजिए कि हमें कुछ करना है, जीवन में कुछ बनना है, तो इसका प्रारंभ आपको मेहनत, अनुशासन, लगन से करना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।